प्यारे बच्चों, अब तक हमने इतिहास सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। आज हम राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय भारत के संविधान का निर्माण पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में लोकतंत्र के मूल सिद्धांत व नियमों तथा उसकी शुरुआत और विस्तार के बारे में पढ़े थे। जब भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी तो हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपना आधार बनाया। सन 1947 में आजादी मिली तो हमने इन्हीं मूल्यों के अंतर्गत देश के ढांचा तैयार करने का कार्यक्रम प्रारंभ किए। इस प्रक्रिया को संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रश्न वैसे तो इस इकाई से प्रश्न 6 नंबर का आता है। अगर उस 6 अंक को 2 भागों में बांटकर 3-3 अंक के आधार पर भी देते हैं तो उसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया किसे कहते हैं, इस तरह का प्रश्न भी आता है। तो उस समय जो संविधान निर्माण किसे कहते हैं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर यही होगा कि जब भारतीयों ने ब्रिटिश संविधान शासन के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी तो लोकतांत्रिक मूल्यों को ही अपना आधार बनाया और इन्हीं आधार मूल्यों के आधार पर देश की ढांचा तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया को संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रत्येक देश की अपना एक संविधान होता है जो उस देश की शासन व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांतों व नियमों का संग्रह होता है। हर देश अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार संविधान का निर्माण करता है। संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर ही वहां की जो व्यवस्था है, यह कह सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत उन मूलभूत आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं की पूर्ति भी होती है। इन्हीं संविधान के या इन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों का जो संग्रह होता है, या यूं कह सकते हैं कि यह एक संग्रह मात्र नहीं वरन किसी राष्ट्र के मूल उद्देश्य और प्राथमिकताओं का खाका है जो शासन तंत्र को गठित करने और उसकी सीमाओं व मर्यादाओं को निर्धारित करता है। इन्हीं का उपयोग कर वहां की सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करती है। इस भारत के संविधान निर्माण के अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। संविधान मूलभूत नियमों व सिद्धांतों का ऐसा समुदाय है या ऐसा समूह है जो राज्य के गठन या कह सकते हैं कि राज्य की शासन प्रणाली की व्यवस्था को निर्धारित करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में माना जाता है कि समाज के लोग मिलकर अपने हितों के लिए राज्य का निर्माण करते हैं ताकि वह उनके जो जीवन है उसको संचालित करने के कुछ अधिकारों को राज्य को सौंप देते हैं ताकि लोगों का जीवन सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए वे राज्य को कुछ नियमों में बांध देते हैं और इनका उल्लंघन वे राज्य स्वयं
नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार समाज में जो समाज है उसमें समाज में किसके पास शक्ति होनी चाहिए, सरकार का कैसे गठित हो, इसका स्वरूप कैसा हो, इन सारी चीजों का व्यवस्था संविधान के माध्यम से किया जाता है। नागरिकों की शासन व्यवस्था या नागरिकों को नियमों में चलने के लिए संविधान के माध्यम से अधिनियम और कानून की जो सीमा निर्धारित की जाती है, इन सीमाओं का उल्लंघन स्वयं सरकार भी नहीं कर पाती है। इन्हीं नियमों और कानूनों सिद्धांतों की व्यवस्था के माध्यम से लोग एक साथ रहने के लिए राज्य का गठन करते हैं। तो वास्तव में राज्य क्या है? राज्य वह इकाई जिसकी एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता हो, वह राज्य कहलाता है। राज्य के अंतर्गत लोगों के हितों की रक्षा हो, इसके लिए हमारे संविधान की उद्देशिका में भी कहा गया है कि ऐसा व्यवस्था किया गया है हमारे संविधान की उद्देशिका में कि उनके हितों की रक्षा हो। इसके लिए लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद को शामिल किया गया है, ताकि हम अपने निर्णय के लिए हमें किसी बाहरी ताकत की जरूरत न पड़े। हम अपने सिद्धांतों और नियमों के लिए स्वयं विचार कर सके। जब द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद जापान में नया संविधान बना, तो उसमें कहा गया कि जापान विश्व शांति के लिए और संपूर्ण विश्व में अनेक प्रकार की गुलामी, अत्याचार, असहिष्णुता, डर, अभाव आदि को मिटाने का प्रयास करेगा। जापान का मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्य इन्हीं को माना गया। इसी तरह 2008 में नेपाल में राजाओं का शासन समाप्त कर वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ और नया संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। तब संविधान सभा की गठन की गई, तो वहां संविधान सभा का गठन किया गया, तो वहां क्योंकि विभिन्न पार्टियां, समुदाय और क्षेत्रीय समुदायों के बीच गहन वाद विवाद और विचार विमर्श के बाद 2015 में एक संविधान प्रारूप निर्मित हुई। यहाँ हर तरह के या हर छोटे वर्गों के लोगों को यह संदेह था कि नए जापान के नए संविधान में उनका क्या स्थान होगा या उनके हितों की रक्षा होगी कि नहीं होगी। ऐसी स्थिति में वहां पर नए संविधान का निर्माण हुआ। एक बात यहाँ और देखने को मिली कि यहाँ अर्थात नेपाल में राजशाही और सामंतवादी जैसे अत्याचारी शासन व्यवस्था भी समाप्त हो। इसके लिए विभिन्न आकांक्षाओं के लोगों की संरक्षण, सबके लिए समरसता व सहनशीलता विकसित करने और केंद्रीय शासन प्रणाली के स्थान पर स्थानीय स्वशासन पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके बाद आता है भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ। अरे बच्चों, भारत की संविधान निर्माण का इतिहास बहुत लंबा है। संविधान का मूल भावना कानून पर आधारित शासन व्यवस्था के स्थान पर किसी शासन व्यवस्था से है जो किसी की मनमर्जी से नहीं बल्कि नियम और कानूनों के आधार पर चले। भारत में सबसे पहले इस तरह के नियम 1772-73 में ब्रिटिश संसद में पारित किया गया।
जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। उस समय भारत के कई प्रांतों पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन स्थापित हो चुका था। 19वीं सदी के अंत तक भारत के विभिन्न प्रांतों, या यूं कह सकते हैं कि 19वीं सदी के अंत तक अब भारत में नगर निगम आदि में भारत के लोगों को सीमित लोगों को ही चुनाव के अधिकार दिए गए थे। सन 1885 से स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के लोग इसमें अपनी भागीदारी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो इस तरह प्रशासन के चलते हुए या इस आंदोलन के चलते हुए भारत के लोगों की भूमिका इसमें बढ़ाई गई। इसके लिए मांग बढ़ते ही जा रहा था कि उन्हें और अधिक प्राथमिकता दी जाए। ऐसे में भारतीयों को चुनाव में सीमित अधिकार तो दिए गए, लेकिन इसमें किसी भी चीज के लिए विचार करने की अंतिम शक्ति वायसराय या प्रांतीय गवर्नरों के हाथों में थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में लोकतांत्रिक लहर उठी, तब इसमें लोगों को पूर्ण रूप से चुनी हुई सरकार के मांग जो की गई, या उन्होंने यह भी मांग की गई और तब जाके उन्हें कुछ अधिकार मिले। इसके लिए सन 1928 में भारत के राजनीतिक दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इस समिति के द्वारा रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की गई। इस प्रारूप में यह प्रावधान था, पहला, पूर्ण जिम्मेदार सरकार, यानी वयस्क मताधिकार के आधार या वयस्क महिला व पुरुषों द्वारा चुनी गई सरकार। दूसरा, नागरिक अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, पथ निरपेक्षता और सभा संगठन बनाने का अधिकार। और तीसरा, आरक्षण की व्यवस्था। और चौथा, जो प्रावधान में चौथी जो मुख्य बातें थी वो थी भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन। 1928 के बाद जो मांग थी वे और तेजी से बढ़ते गए। ऐसे में जो ब्रिटिश शासन से जो अधिकार थे उनको माध्यम से यह प्रयास किया गया कि 1935 में जो अधिनियम बनाए गए उन्हीं के आधार पर इसमें लोगों की भागीदारी को बढ़ाई गई। इसके बाद संविधान सभा का गठन और काम के तरीके। संविधान सभा पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तब होता है जब वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि संविधान निर्माण को टाला नहीं जा सकता था। ऐसे में लोगों में विचार आया कि 1935 के नियमों के आधार पर पहले से चुनी हुई विधानसभाओं को निर्वाचक मंडल के रूप में तय किया जाए और उसी के आधार पर सीधे चुनाव न कराकर पहले से चुनी गई प्रांतीय विधानसभाओं के आधार पर विधानसभा का गठन किया जाए। इस तरह जो संविधान सभा का गठन हुआ वह पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक था। इसमें प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि प्रांतों की विधानसभा से चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में प्रश्नावली इस सभी प्रांतीय विधानसभा, विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल में विचार के लिए भेजी गई। 14 से 30 अगस्त 1947 तक स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ। 11 दिसंबर 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नेतृत्व में बनाई गई। संविधान सभा के लिए 60 देशों के विषय विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कराया गया। इसमें स्वयं के साथ विभिन्न प्रांतों और जनमानस भी साझा की गई ताकि वे भी इसके संबंध में अपने विचार दे सके। गहन विचार के बाद संविधान प्रारूप तैयार किया गया, जिसे 25 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 8 जनवरी 1949 को 67 अनुच्छेदों पर विचार कर सहमति बन पाई, जिसे प्रथम वाचन कहते हैं। 16 नवंबर 1949 को 386 अनुच्छेदों पर विचार विमर्श कर उसमें भी सहमति बनी, जिसे द्वितीय वाचन कहा गया। और 17 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन प्रारंभ किया गया, जिसके बाद 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग पर विचार प्रस्तुत की गई। इस तरह 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकृत की गई। इस प्रकार हमारे संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा।